नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट नरपत जी की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी नरपत जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नरपत सिंह है और मैं हरियाणा के करनाल जिले का रहने वाला हूं। पिछले 18 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूं। अब तक देश के कोने कोने में गया हूं। पंजाब, गुजरात, बंगाल, राजस्थान, दक्षिण भारत तक भी ट्रक लेकर गया हूं। लेकिन जो एक रात मैंने करीब 10 साल पहले महाराष्ट्र के रास्ते में बिताई थी, वो आज तक मेरे दिलो दिमाग से मिट नहीं पाई। उस रात ने मेरी सोच, मेरी समझ और मेरा हौसला तीनों को अंदर से झकझोर दिया था। अब अगर रात को अकेले ट्रक चलाना पड़े तो दिल में एक अजीब सा डर उठता है। ऐसा नहीं है कि मैं डरपोक हूं, लेकिन उस रात जो देखा, जो महसूस किया, वो कोई भी देख ले तो शायद वो भी हमेशा के लिए बदल जाए। मैं आज आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं, वो कोई कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी में घटा बहुत ही डरावना हादसा है। अब बात उस वक्त की है जब मैं हरियाणा से नासिक के लिए निकला था। इस बार मेरे ट्रक में अंगूर लादने थे। नासिक से सीधा वापसी में कुरुक्षेत्र पहुंचाना था। वैसे तो ये रास्ता मेरे लिए नया नहीं था। मैं पहले भी 2-3 बार नासिक जा चुका था। रास्ते में आने वाले मोड़, चढ़ाई, ढाबे, पेट्रोल पंप सब लगभग याद थे। इस बार मेरे साथ मेरा पुराना सहायक गोपी भी था। गोपी मेरे साथ करीब 7 साल से काम कर रहा था। उम्र में मुझसे लगभग 10 साल छोटा होगा, लेकिन मुझसे जुड़ा हुआ था एकदम दिल से। बस एक ही बात थी उसमें, थोड़ा डरपोक किस्म का लड़का था। रात को अकेले चाय तक नहीं पी सकता था। कई बार मस्ती में बोल देता था, उस्ताद, भूत वूत होते हैं क्या? और मैं हर बार उसकी बात हंसकर टाल देता था। अरे ओ गोपी, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब तेरे मन के वहम हैं। उस दिन जुलाई का आखिरी हफ्ता था। आसमान में बादल तो थे, लेकिन मौसम साफ था। दोपहर करीब 2 बजे हम घर से निकले थे। मेरी घरवाली ने मेरे और गोपी के लिए टिफिन में आलू की सब्जी और परांठे पैक कर दिए थे। हम करनाल से ट्रक लेकर निकले। जैसे जैसे हम हाईवे पर चढ़े, रफ्तार में मस्ती आ गई। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। गोपी कभी गा रहा था, कभी स्टीयरिंग घुमा रहा था। वैसे कभी कभी उसे भी ट्रक चलाने का शौक था, लेकिन लंबी दूरी पर सिर्फ मैं ही स्टीयरिंग थामता था। रात होते होते हम राजस्थान के बॉर्डर से होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे थे। बीच बीच में चाय पीते, टॉयलेट करते, गाड़ी रोकते, ऐसा चलता रहा। रात की बारिश से बचते बचाते हम सुबह के करीब 10 बजे महाराष्ट्र की सरहद में घुसे। अब आगे जो रास्ता था वो थोड़ा पहाड़ी था। जंगल, घाटियां, मोड़ और एक बहुत संकरा रास्ता जो सीधे नासिक की तरफ जाता था। अब तक सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, असली तूफान तब आता है जब इंसान सबसे ज्यादा निश्चिंत होता है। हम लोग एक मोड़ से गुजर ही रहे थे कि आगे एक जगह ट्रकों की लाइन सी लगी दिखी। मैंने ट्रक रोककर नीचे उतरा। कुछ दूरी पर 1-2 ट्रक वाले खड़े बात कर रहे थे। मैं भी उनके पास गया, पूछा, भाई क्या बात है, सब रुके क्यों हैं? एक ड्राइवर बोला, भाई साहब, आगे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, तूफान में गिर गया। पूरा रास्ता बंद कर दिया उसने। ना कोई आगे जा सकता है, ना पीछे लौट सकता है। मैंने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, कोई क्रेन वैन नहीं आई अब तक हटाने को? वो बोला, सरकारी लोग 2-3 घंटे में आने की बात कर रहे हैं, पर कौन जाने कब आएंगे। अब मैं सोच में पड़ गया। ट्रक वापस मोड़ने की जगह तो थी नहीं, और पिछली रात से ट्रक चला चला कर अब शरीर थक भी गया था। गोपी तो वैसे भी बगल में बैठा बैठा ऊँघने लगा था। मैंने उसे हिलाकर जगाया। ओ गोपी, चाय पीने का मन है? उसने आंखें मलते हुए कहा। उस्ताद, मुझे तो जबरदस्त भूख लगी है। चाय वाय बाद में, पहले कुछ खाना हो जाता। अब ये बात तो थी, हमारे पास जो टिफिन था वो पिछली रात ही खत्म हो चुका था। इस बार गलती ये हो गई थी कि ट्रक में हमने गैस वाला चूल्हा, राशन वगैरह नहीं रखा था। सोचा था ट्रिप छोटी है, किसी ढाबे पर खा लेंगे, लेकिन ये पेड़ वाली मुसीबत तो अचानक आ गई। मैंने इधर उधर देखा, सिर्फ एक छोटी सी चाय की टपरी दिखी। वहां जाकर पूछा, भाई कुछ खाने को मिलेगा क्या? उसने कहा, साहब, बस चाय और बिस्कुट ही हैं, बाकी सब खत्म हो गया। मैंने 2 कप चाय और कुछ बिस्कुट लिए और वापस ट्रक के पास आ गया। गोपी अब और परेशान लग रहा था। बोला, उस्ताद,
यहाँ 2-3 दिन रुकना पड़ा तो क्या करेंगे? खाना नहीं, ढाबा नहीं और ट्रक भी मोड़ने की जगह नहीं है। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, अब देख गोपी, या तो भूखे रह या कुछ रास्ता निकाल। तू बता, तेरे दिमाग में कुछ है क्या? वो बोला, उस्ताद एक बात कहूं, बुरा मत मानना। मैंने कहा, हाँ हाँ कहना। वापसी में जो गांव आया था ना, वहीं मेरा एक जान पहचान का घर है। मेरी मम्मी की मौसी वहीं रहती हैं। अगर आप कहें तो पैदल वहां तक चल लेते हैं, खाना भी मिल जाएगा और रात गुजारने की जगह भी। मैंने सोचा, अब ट्रक तो यहीं खड़ा रहेगा, भूखे रहकर बैठे रहने से अच्छा है, चलो एक बार वहां तक चलकर देख लेते हैं। मैंने हाँ कर दी। वहीं पास वाले ट्रक ड्राइवर को मैंने अपना नंबर दिया। भाई अगर रास्ता खुलने लगे तो फोन कर देना। उसने सिर हिलाया, ठीक है भाई जी। अब शाम के 5 बज रहे थे। मौसम साफ था लेकिन बादल मंडरा रहे थे। हम दोनों पैदल उस गांव की ओर निकल पड़े जहां गोपी की मौसी रहती है। कहानी की असली शुरुआत यहीं से होती है। हम दोनों, मैं और गोपी, ट्रक को वहीं लाइन में खड़ा करके पैदल चल पड़े। आसमान में काले बादल अब और ज्यादा घिरने लगे थे। दूर कहीं गरजने की आवाज भी सुनाई देने लगी थी, लेकिन अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी। गोपी के पास एक छोटा सा बैग था जिसमें उसका बटुआ और थोड़ा सामान था। मेरे पास सिर्फ मोबाइल और पानी की बोतल थी। मैं चलते चलते बोला, गोपी तूने कहा था गांव यहां से 4-5 किलोमीटर है ना? वो बोला, हाँ उस्ताद, ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी सी चढ़ाई है, फिर नीचे उतरते ही गांव आ जाएगा। मैंने सिर हिलाया लेकिन मन ही मन सोच रहा था, थोड़ी सी चढ़ाई, इस लड़के की थोड़ी सी हमेशा बहुत ज्यादा होती है। रास्ता एकदम सुनसान था। एक तरफ जंगल जैसा इलाका, दूसरी तरफ गहरी खाई। सड़क तो पक्की थी लेकिन बहुत ही पतली। 2 गाड़ियां भी मुश्किल से पास हो पाती। बीच बीच में कुछ पत्थर गिरे हुए थे और कहीं कहीं झाड़ियों से रास्ता ढंका हुआ था। हम करीब आधा घंटा चल चुके थे। अब बारिश की कुछ बूंदें भी गिरने लगी थी। मैंने कहा, गोपी लगता है अब बारिश तेज होगी, कहीं रुकने की जगह दिखे तो बता देना। उसने कहा, बस उस्ताद, गांव पास ही है और अगर ज्यादा नहीं तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। हम दोनों अब थोड़ी तेजी से चलने लगे। बारिश हल्की थी लेकिन हवा तेज चलने लगी थी। उस सुनसान इलाके में तेज हवा की आवाज और पेड़ों की हरकत दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। गोपी अचानक बोला, उस्ताद आप सुन रहे हो? कुछ आवाज आ रही है। मैं रुक गया, कुछ सेकंड ध्यान लगाया। सच में एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो या हवा में कोई बड़बड़ा रहा हो। मैंने कहा, कहीं कोई झाड़ी में जानवर तो नहीं फंसा? गोपी थोड़ा पीछे हट गया। उस्ताद इस तरह की आवाजें तो फिल्मों में होती हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने उसे समझाया, अरे यहाँ जंगल है, जंगली जानवर होंगे या कोई लकड़हारा भी हो सकता है, बेकार में मत घबरा। हम दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। अब अंधेरा भी घिरने लगा था। पहाड़ों में सूरज जल्दी डूबता है। करीब 7 बजे होंगे। अब हम काफी दूर आ चुके थे लेकिन गांव अभी भी नजर नहीं आया था। मैंने गुस्से में पूछा, गोपी तेरा गांव आखिर है कहां? वो बोला, उस्ताद मुझे याद तो है लेकिन अब लग रहा है थोड़ा आगे ही होगा, शायद चढ़ाई के बाद। मैं चुपचाप चलने लगा। मन में खिन्नता तो थी लेकिन अब लौटकर भी नहीं जा सकते थे। अभी हम मोड़ पर पहुंचे ही थे कि अचानक सामने हमें एक बूढ़ी औरत दिखी। वो सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी पीठ हमारी तरफ थी, बाल खुले हुए कंधों तक लटक रहे थे। उसने सफेद रंग का मैला सा कपड़ा ओढ़ रखा था। हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। मैं रुक गया। गोपी भी मेरे बगल में आ गया। वो औरत बस वहीं खड़ी थी, हिल भी नहीं रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने हल्के से आवाज दी, माँ जी सुनिए। वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। आंखें बहुत तेज थीं, जैसे अंधेरे में भी सब देख रही हूं। उसने धीमी आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग? मैंने आगे बढ़कर कहा, माँ जी हम हरियाणा से आए हैं। मेरा नाम नरपत है और ये मेरा साथी गोपी है। हम नासिक जा रहे थे, रास्ते में पेड़ गिरने से फंस गए। ये कह रहा था कि इसके मम्मी की मौसी का गांव पास में है तो हम वहीं रुकने जा रहे हैं। वो हमें कुछ देर तक देखती रही, फिर बोली, कौन सा गांव? गोपी झिझकते हुए बोला, भुल्लापुर। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अच्छा भुल्लापुर। फिर उसने हमें देखकर कहा, वो नीचे की तरफ जो पगडंडी जाती है ना, उसी से जाओ। आधा घंटा लगेगा
लेकिन गांव पहुंच जाओगे। मैंने सिर हिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। वो बोली। रुको। हम रुक गए। उसने गोपी की तरफ देखा और बोली, तुम पहले भी आए हो यहाँ? गोपी ने थोड़ी देर सोचा। हाँ, बहुत साल पहले, बचपन में। वो औरत फिर मुस्कुराई। हाँ, मुझे याद है। फिर वो बिना कुछ बोले उसी पेड़ की तरफ मुड़कर खड़ी हो गई। मैंने गोपी से कहा, चलो नीचे उतरते हैं। वो औरत अब फिर पीठ करके खड़ी थी, लेकिन उसका खड़ा रहना, उसकी आवाज, उसकी आंखें, कुछ तो था जो मुझे अजीब लग रहा था। हम पगडंडी से नीचे की ओर चलने लगे। अब अंधेरा और गहरा हो चुका था। चप्पल की आवाज, पेड़ की हरकत और दूर कहीं कहीं से उल्लू जैसी कोई आवाज, सब मिलकर जैसे अंदर तक डर भर रहे थे। गोपी धीमे से बोला, उस्ताद, वो औरत कुछ अजीब सी नहीं थी? मैंने कहा, हाँ थी। उसकी आंखें और आवाज जैसे किसी आदमी की आवाज हो। हम दोनों अब तेजी से चल रहे थे। नीचे उतरते हुए मैं बार बार पीछे देख रहा था और मन ही मन एक ही ख्याल आ रहा था, वो औरत कौन थी? उस सुनसान जगह पर इस वक्त क्यों खड़ी थी? उस रात की वो पगडंडी आज भी मेरी आंखों में बसी हुई है। मैं और गोपी उस बुजुर्ग औरत के बताए रास्ते पर धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। सड़क से नीचे की ओर जो कच्चा रास्ता जाता था वो पतली पगडंडी थी। दोनों तरफ ऊंची झाड़ियां, कंटीले पेड़ और कहीं कहीं जामुन के पुराने पेड़। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बरसों से इस रास्ते पर कोई आया ही न हो। बारिश की बूंदें अब थोड़ी तेज हो रही थीं। गोपी ने अपने सिर पर रुमाल डाल लिया और मैंने अपनी जैकेट का कॉलर ऊपर कर लिया। लेकिन असली परेशानी बारिश नहीं थी, असली बात थी उस माहौल की। हर पेड़, हर झाड़ी जैसे हमें देख रही थी। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुपा हो। हम दोनों चुपचाप चल रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, गोपी, तुझे पक्का याद है तेरी मम्मी की मौसी का गांव यही नीचे है? वो बोला, उस्ताद, बचपन में एक बार आया था। अब सब कुछ साफ तो याद नहीं, लेकिन हाँ, यही तरफ था, बस थोड़ा और आगे होगा। मैंने कुछ नहीं कहा, पर मन में जो बेचैनी थी वो बढ़ती जा रही थी। करीब 20-25 मिनट और चलते रहे। अब जंगल थोड़ा खुलने लगा था और रास्ता समतल हो गया था, लेकिन गांव अभी भी नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक हमें आगे रास्ते के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर क्या था, बस 2 पत्थर खड़े थे। एक पर लाल कपड़ा बंधा था और पास में जल चुकी अगरबत्ती की राख पड़ी थी। वो जगह देखकर थोड़ा सुकून मिला। मैंने वहां रुककर दोनों हाथ जोड़ ली। गोपी बोला, उस्ताद, गांव पास ही होगा। मैंने भी सिर हिलाया। लग तो रहा है। हम फिर आगे बढ़ने लगे। अब अंधेरा गहराने लगा था। मोबाइल की टॉर्च जला ली थी, लेकिन उसकी रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जाती थी। जैसे जैसे हम चलते, रास्ता और सन्नाटा दोनों गहरा होते जा रहे थे। तभी अचानक हमें कुछ दूरी पर एक औरत खड़ी दिखी। मैं रुक गया। गोपी भी ठिठक गया। वो औरत एक बरगद के नीचे खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बाल, हाथ में कुछ नहीं। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जिस तरीके से वो खड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे हमारी ही राह देख रही हो। गोपी मेरी ओर झुककर बोला, उस्ताद, ये कौन हो सकती है? गांव तो अभी आया नहीं, फिर ये यहां क्या कर रही है? मैंने धीरे से कहा, चल पास चलकर पूछते हैं, हो सकता है गांव की कोई महिला हो। हम दोनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे करीब पहुंचे, मुझे एहसास हुआ ये वही औरत है, वही बुजुर्ग औरत जो ऊपर सड़क पर खड़ी थी। चेहरा वही था, आंखें भी वही, लेकिन इस बार उसने पुराने कपड़े नहीं, लाल साड़ी पहन रखी थी। बाल खुले थे और चेहरा बेहद शांत, लेकिन उसकी आंखें सीधी हमारी आंखों में झांक रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, अरे माता जी, आप यहां नीचे कैसे आ गई? उसने हमारी तरफ देखा, फिर बिना हिले बोली, तुम लोगों को रास्ता दिखा रही हूं। उसकी आवाज अब थोड़ी भारी लग रही थी, थोड़ी अलग सी। गोपी धीरे से मेरे कान में बोला, उस्ताद, ये कैसे नीचे पहुंच गई? हम तो पहले ही चल पड़े थे, ये तो पीछे थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उस औरत की तरफ देखता रहा। वो बोली, तुम दोनों मेरे साथ चलो, गांव पास में ही है, इसी खाई के उस पार। मैंने इधर उधर देखा, जहां वो दिखा रही थी वहां से एक पगडंडी और नीचे की ओर जा रही थी। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है माता जी? वो बोली, नाम जानने से क्या होगा, ठिकाना चाहिए ना। मैंने गोपी की तरफ देखा, उसका चेहरा हल्का डर से भरा हुआ था। मैंने कहा, अच्छा आप आगे चलो, हम पीछे पीछे आते हैं। वो मुड़ी
और उस पगडंडी पर धीरे धीरे उतरने लगी। अब माहौल और अजीब हो गया था। पीछे काले बादल, गरजती हुई आवाजें और सामने वो औरत लाल साड़ी में धीरे धीरे चलती हुई। हम उसके पीछे पीछे चल रहे थे। गोपी बोला, उस्ताद, कुछ गड़बड़ लग रही है, ये औरत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा, मुझे भी शक हो रहा है, लेकिन जब तक पक्के से कुछ समझ ना आए कुछ कह नहीं सकते। हम पगडंडी पर और नीचे उतरते जा रहे थे। अब पेड़ घने हो चुके थे और एक बार फिर से अंधेरा और बढ़ गया था। टॉर्च की रोशनी बस कदमों तक थी। तभी मैंने उस औरत के चलने के ढंग को गौर से देखा। उसके पैर जैसे सीधा नहीं पड़ रहे थे। कुछ अजीब था, जैसे उसके पैर उल्टे हों। मैंने ध्यान से देखा और मेरी सांस अटक गई। उसके दोनों पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे, पंजे पीछे। दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। मैं वहीं थम गया। गोपी भी मेरे पीछे ही रुक गया। मैंने उससे धीरे से कहा, गोपी, कुछ बोल मत, बस मेरी बात सुन। उस औरत की तरफ मत देखना, बस चुपचाप मेरे साथ चलना है, जल्दी। वो बोला, उस्ताद, क्या बात है? मैंने कहा, मत पूछ, बस जितना कह रहा हूं उतना कर। हमने कदम तेज कर दिए और पीछे मुड़कर देखे बिना उसी पगडंडी से थोड़ा किनारे की तरफ मुड़ गए। लेकिन उस वक्त एक बात पक्की हो गई थी, वो औरत इंसान नहीं थी। जो भी थी, अब वो हमारे पीछे थी। उस वक्त मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों के सामने जो देखा वो मैं आज भी भूल नहीं पाया हूं। उस औरत के पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे की तरफ और पंजे पीछे। मैं कई सालों से ट्रक चला रहा था। कई रातें अकेले हाईवे पर बिताई थी। सुनसान रास्तों, वीरान जगहों और जंगलों से होकर निकला था, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। मैंने गोपी से कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ा और उसे तेजी से किनारे की झाड़ियों की ओर खींच लिया। वो घबरा गया। उस्ताद, क्या हुआ? आप कुछ बताओगे भी? मैंने धीरे से फुसफुसाकर कहा, वो औरत, उसका चलने का तरीका देखा तूने? उसके पैर उल्टे थे गोपी। गोपी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो कांपते हुए बोला, उस्ताद, अब क्या करें? मैंने कहा, कोई आवाज मत करना और उसकी तरफ मुड़कर मत देखना, बस चुपचाप इस झाड़ी से थोड़ा दूर चलते हैं, जल्दी। हम दोनों धीरे धीरे झाड़ियों से होकर नीचे की ओर बढ़ने लगे। उधर वो औरत अब दिख नहीं रही थी, लेकिन उसके पैरों की आवाजें जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो अब भी सुनाई दे रही थी। हम झाड़ियों से निकलकर एक पगडंडी के साथ साथ चल रहे थे। अंधेरा इतना था कि एक कदम आगे भी साफ नहीं दिख रहा था। मोबाइल की टॉर्च अब काम नहीं कर रही थी, शायद बैटरी खत्म होने वाली थी। गोपी बुरी तरह डर चुका था। वो बोला, उस्ताद, हमें वापस चलना चाहिए, ट्रक की तरफ। मैंने उसकी बात काटी। अब वापस जाएंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा, ऊपर की तरफ चढ़ना मुश्किल है। तू बस मेरे साथ रह, जो मैं कहूं वही करना। हम करीब 10 मिनट तक चुपचाप चलते रहे। हवा में अब अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। हर झाड़ी से कोई आवाज आती थी, कहीं सरसराहट, कहीं धीमी सी हंसी जैसी कोई गूंज। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला। उस्ताद, गोपी फुसफुसाया, मुझे लग रहा है वो हमारे पीछे ही है। मैंने सिर नहीं घुमाया, बस उसकी कलाई पकड़कर और तेज चलने लगा। हम नीचे की तरफ जाते जा रहे थे। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ सामने आ जाएगा। तभी एक जगह रास्ता थोड़ा खुला सा लगने लगा। कुछ दूरी पर हल्की सी रोशनी दिखी। मैंने राहत की सांस ली। शायद कोई गांव है, गोपी बोला। सच में? उस्ताद, वो लाइट देखो। हम दोनों तेजी से उस तरफ चलने लगे। कुछ ही देर में हम एक छोटे से मैदान में पहुंचे। वहां 2-4 मिट्टी के घर थे। दीवारों पर हल्का सा चूना लगा हुआ था और एक घर के बाहर एक दिया जल रहा था। मैंने चैन की सांस ली। ये गांव ही है, गोपी बोला। उस्ताद, शायद यही मेरी मम्मी की मौसी का गांव है। हम दोनों तेजी से उस घर की तरफ बढ़े जिसके बाहर दिया जल रहा था। जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, वो खुला हुआ था। अंदर एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी थी, घूंघट निकाले, पुराने समय का सलवार कुर्ता पहने। उसने गोपी को देखा और फौरन खड़ी हो गई। अरे गोपी बेटा, तू कब आया? गोपी बोला। नानी, हम रास्ते में फंस गए थे, पेड़ गिरा था, भूख भी लगी थी, तो आपके यहां आ गए। वो औरत रोने जैसी हो गई। अरे बेटा, तू ठीक है ना? आ, अंदर आ। हम दोनों अंदर गए। मैंने एक पल के लिए चैन की सांस ली। अंदर मिट्टी का चूल्हा था, दीवार पर कुछ पुराने फोटो और कोने में लकड़ी का बक्सा।
घर की मिट्टी की खुशबू ने थोड़ा सुकून दिया। मैंने बैठते हुए कहा, बहन जी, अगर 2 दिन तक हमें यहीं रुकना पड़े तो कोई परेशानी तो नहीं? वो बोली, अरे नहीं जी, घर छोटा है लेकिन दिल बड़ा है। फिर उसने गोपी को रसोई की तरफ बुलाया। चल बेटा, खाना गर्म कर देती हूं। मैं बाहर बैठा ही था कि तभी मुझे एहसास हुआ पीछे की ओर किसी के चलने की भारी आवाज आई थी। मैंने धीरे से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर में गोपी खाना लेकर आया। हम दोनों ने खाया। सच कहूं, उस रात का खाना बहुत साधारण था, लेकिन भूख और डर के उस माहौल में वो किसी प्रसाद से कम नहीं था। खाने के बाद हम दोनों वहीं एक कोने में चटाई पर लेट गए। मैंने गोपी से कहा, सो जा, कल देखते हैं ट्रक की कोई खबर मिली या नहीं। वो चुपचाप आंखें मूंदे लेटा रहा, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि अंदर कहीं डर अब भी बैठा हुआ था और मैं जानता था वो औरत अब भी यहीं कहीं है। उस रात उस मिट्टी के घर में मैं और गोपी एक कोने में चटाई पर लेटे हुए थे। बाहर हल्की बारिश अब भी हो रही थी और हवा की आवाज खपरेल की छत से टकराकर अजीब सा संगीत बना रही थी। गोपी की आंखें तो शायद थकावट और डर की वजह से जल्दी लग गई थी, लेकिन मैं अब भी आंखें खुली रखे छत की तरफ देख रहा था। मन में कई सवाल थे। वो औरत कौन थी? उसके पैर उल्टे कैसे हो सकते हैं? कैसे वो सड़क से जंगल तक पहुंच गई? और अब क्या वो सच में पीछा कर रही थी? घर के अंदर सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। दीवारों पर टंगे पुराने फोटोग्राफ, एक कोने में रखी बेजान सी मूर्तियां और सबसे ज्यादा उस बूढ़ी औरत की आंखें, उनमें कुछ था जो छुपा नहीं था बल्कि साफ दिख रहा था। बस समझ नहीं आ रहा था। मुझे याद है, जैसे ही आंखें बंद की, मेरे सामने वही लाल साड़ी वाली परछाई आ गई और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी नहीं चाहा था। मैं एक अजीब सपने में चला गया। मैं उसी कच्चे रास्ते पर चल रहा था जहां से हम गांव की ओर आए थे। चारों तरफ काला अंधेरा था। सिर के ऊपर काले पेड़ थे जिनकी डालियां नीचे तक झुकी हुई थीं, जैसे किसी की उंगलियां हों। अचानक पीछे से आवाज आई, नरपत। मैं पलटा। वही औरत, लाल साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा धुंधला। वो औरत धीरे से मुस्कुराई। अब ये यहीं रहेंगे, हमेशा के लिए। मैं भागने की कोशिश करता हूं, लेकिन पैर हिलते नहीं, और फिर उसके उल्टे पैर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगते हैं। मैं जोर से चौंक कर उठ बैठा। माथा पसीने से भीगा हुआ था। सांसें तेज तेज चल रही थीं। गोपी बगल में अब भी सोया था। मैंने चारों तरफ देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसे रात को छोड़ा था, लेकिन मेरे अंदर जो डर था वो अब और गहरा हो गया था। मैं उठकर दरवाजे तक गया। बाहर हल्की बारिश अब रुक चुकी थी। दूर मंदिर की घंटी जैसी कोई आवाज आ रही थी। मैं वहीं खड़ा था कि पीछे से बूढ़ी औरत की आवाज आई। नींद नहीं आई। मैं पलटा। वो वहीं खड़ी थी, रसोई की तरफ। मैंने जबरन मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस ऐसे ही नींद में कुछ सपना आ गया था। वो बोली, यहां के रास्ते ऐसे ही होते हैं, जो पहली बार आता है वो बेचैन हो जाता है। उसका कहना तो सीधा था, लेकिन उसका चेहरा देखकर फिर वही बात मन में आई। कुछ तो है जो ये छुपा रही है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, हो सकता है। वो धीरे धीरे अंदर चली गई। मैं वापस जाकर फिर चटाई पर लेट गया, लेकिन इस बार मेरी पीठ दीवार की तरफ थी और आंखें खुली थीं। अब मुझे एक और बात परेशान कर रही थी। वो बूढ़ी औरत कौन थी, और जो मैंने देखा वो सपना था या सच्चाई? क्योंकि जब हमने पहली बार उस औरत को देखा था तब वह जंगल में थी, लेकिन जब हमने उसे दोबारा देखा था तो वह हमें रास्ते में मिली थी। लेकिन कोई भी औरत ऐसी रात में उस तरह से अकेले जंगल में घूमे, ये बात समझ से बाहर थी। सुबह की पहली रोशनी बाहर आ चुकी थी। गोपी अब उठ गया था। उसका चेहरा अब भी थोड़ा थका थका सा लग रहा था। मैंने उससे कहा, चल बाहर हाथ मुंह धो लेते हैं। हम दोनों बाहर निकले। सुबह का माहौल थोड़ा हल्का था, लेकिन मेरे मन का भारीपन अब भी वैसा ही था। मैंने गोपी से पूछा, कल रात कुछ सपना देखा तूने? वो बोला, उस्ताद, मुझे तो नींद ही गहरी लगी थी, लेकिन हाँ, बीच में ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया, एकदम धीमी आवाज में। मैं ठिठक गया। कब की बात है? पता नहीं, शायद आधी रात के बाद। एक बार ऐसा लगा कि कोई मेरे बगल में आकर बैठा है, लेकिन आंख खोलने की हिम्मत नहीं हुई। अब मुझे यकीन हो चला था कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं था। हम दोनों हाथ मुंह धोकर वापस आए।
बूढ़ी औरत ने दाल चावल बना रखे थे। बिना कुछ बोले हमने खाना खा लिया। अब वक्त था फिर से ट्रक की खबर लेने का। मैंने मोबाइल उठाया और देखा सिग्नल नहीं था। मैंने गोपी से कहा, चल गांव से थोड़ा ऊपर चलते हैं, शायद वहां नेटवर्क मिल जाए। हम दोनों गांव की ओर से वापस उसी पगडंडी पर चढ़ने लगे। चढ़ाई करते वक्त मैं बार बार पीछे मुड़कर उस घर को देख रहा था। वो घर, वो औरत, सब कुछ अब रहस्य बन चुका था। और अब मुझे लगने लगा था जो कुछ भी हुआ है ये तो बस शुरुआत है। सुबह की हल्की रोशनी और खुला आसमान देखकर थोड़ी राहत महसूस हुई थी, लेकिन मन के अंदर जो डर बैठ गया था वो अब भी जिंदा था। मैं और गोपी दोनों उस पगडंडी से ऊपर की तरफ चढ़ने लगे थे, वही रास्ता जिससे हम पिछली शाम गांव की ओर आए थे। हम दोनों चुप थे। बीच बीच में मैं पलटकर गांव की तरफ देख लेता था। मिट्टी के वो 4-5 घर, टिन की छतें और वो नीला सा छोटा मंदिर, सब शांत था, लेकिन कुछ तो था जो अब भी बेचैन कर रहा था। गोपी धीरे धीरे चल रहा था, उसके चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। मैंने उससे कहा, गति बढ़ा ले गोपी, ऊपर जाकर मोबाइल में सिग्नल मिल जाए तो ट्रक वाली खबर मिल जाएगी। वो हल्के से बोला, उस्ताद मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये ट्रिप ऐसा मोड़ ले लेगा। मैंने कहा, कभी कभी जिंदगी वहीं से बदलती है जहां से लगता है कि सब ठीक चल रहा है। करीब आधा घंटा ऊपर चढ़ने के बाद हम उसी जगह पहुंचे जहां पहली बार उस बूढ़ी औरत से मिले थे। बरगद का वही पुराना पेड़ अब भी वहां खड़ा था, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था, न वो औरत न कोई आवाज। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और देखा, अब सिग्नल था। सांस में जैसे थोड़ी जान आ गई। गोपी ने भी अपना फोन निकाला। मैंने फौरन उस ट्रक ड्राइवर को फोन लगाया जो हमारे ट्रक के पीछे खड़ा था। उधर से आवाज आई, हाँ जी नरपत भाई, रास्ता आज सुबह ही साफ हो गया था। जेसीबी आकर पेड़ हटा गई, बाकी ट्रक वाले सब निकल चुके हैं। मैंने पूछा, अरे तो मेरा ट्रक? वो बोला, आपका ट्रक भी वहीं खड़ा है, मैंने देखा था, अब रास्ता खाली है, आप आ सकते हो। फोन काटते ही मैंने गोपी की तरफ देखा। चल अब वापसी का वक्त है। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी, लेकिन अब भी वो परेशान था। वो बोला, उस्ताद एक बात कहूं? हाँ बोल। वो जो रात को मेरे पास आकर बैठी थी वो वही बूढ़ी औरत थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था। उसकी सांसें बहुत भारी थीं, जैसे कोई जानवर सांस ले रहा हो। मैंने उसकी बात सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि सच यही था, जो कुछ हमने देखा और महसूस किया वो किसी इंसानी समझ से परे था। हम दोनों अब वापसी की राह पर थे। रास्ता अब भी वही था, घना, संकरा और सुनसान, लेकिन अब डर थोड़ी समझदारी में बदल चुका था। करीब 1 घंटे बाद हम नीचे की सड़क तक पहुंचे और दूर से हमारा ट्रक भी दिख गया। वहीं खड़ा था, जैसे किसी ने उसे छुआ तक नहीं हो। मैंने ट्रक के पास जाकर चारों तरफ देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़ा था, लेकिन सीट पर बैठते ही मुझे एहसास हुआ ट्रक की ड्राइवर सीट पर किसी ने बैठने की कोशिश की थी। कुशन दबा हुआ था और कपड़े पर हल्की रगड़ की रेखा थी। मैंने कुछ नहीं कहा। गोपी ने पूछा, अब क्या करेंगे? मैंने इंजन स्टार्ट किया। अब कुछ नहीं, अपना माल लोड करना है और जल्दी से घर लौटना है। हम ट्रक लेकर नासिक की तरफ चल पड़े। अंगूर लोड करके जब हम हरियाणा की तरफ लौट रहे थे तब रास्ते में गोपी फिर से एकाएक चुप हो गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, उस्ताद आपको याद है जब हम पहली बार उस औरत से मिले थे तो उसने कहा था कि गांव इस पगडंडी से खाई की तरफ नीचे है? हाँ याद है। तो उस्ताद मैंने घर जाकर गूगल मैप पर वो जगह देखी। मैंने चौंक कर पूछा, और? वो बोला, उस पगडंडी के नीचे कोई गांव ही नहीं है, वहां सिर्फ जंगल और एक पुरानी सूखी खाई है। मैंने एक गहरी सांस ली। अब वो बात भी साफ हो गई थी जो शुरू से अंदर ही अंदर खटक रही थी। जिस गांव में हम ठहरे थे वो कोई असली गांव नहीं था। जिस घर में हम सोए थे वो शायद सिर्फ एक धोखा था। और वो बूढ़ी औरत, वो एक इंसान नहीं, कुछ और थी। गोपी की बात सुनकर मैं चुप रहा। कई बार जिंदगी में ऐसे सवाल सामने आ जाते हैं जिनके जवाब इंसानी सोच से बाहर होते हैं। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ा बढ़ा दी। हाईवे पर सूरज की किरणें चमक रही थीं, लेकिन मन के अंदर अब भी एक हल्का सा अंधेरा बाकी था, क्योंकि कुछ डर बस एक बार नहीं आते, वो हमेशा हमारे साथ सफर करते हैं। उस दिन जब हम ट्रक लेकर नासिक से वापस निकले तो गोपी ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। मैं भी बस ट्रक चलाता जा रहा था। रेडियो बंद था। हाईवे एकदम खाली था
और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, वो गांव, वो औरत और वो सपना। नासिक से निकलते वक्त सब कुछ सामान की तरह सामान्य लग रहा था। अंगूर लोड हो चुके थे, मौसम साफ था, ट्रक बिल्कुल ठीक था, पेट्रोल फुल, लेकिन अंदर का माहौल कुछ और ही था। गोपी बार बार खिड़की के बाहर देखता जा रहा था, कभी पूरी तरह चुप, कभी हल्की सांस छोड़ता। करीब 2 घंटे बाद मैंने चुप्पी तोड़ी। गोपी, कुछ खाएगा? ढाबा आ रहा है, उसने धीरे से कहा। नहीं उस्ताद, भूख नहीं है। मैंने ट्रक सड़क किनारे एक पुराने से ढाबे पर रोका, खुद चाय मंगवाई और एक प्लेट परांठा। गोपी वहीं ट्रक में बैठा रहा। मैं चाय पीते हुए उसे देखता रहा। उसका चेहरा अब भी वैसा ही था, डरा हुआ नहीं, लेकिन एकदम खाली। चाय खत्म करके मैं वापस ट्रक में बैठा। इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी फिर से चल पड़ी। रात के करीब 8 बजने को थे। अब हम महाराष्ट्र के बॉर्डर से निकलकर मध्य प्रदेश में आ चुके थे। वही लंबा हाईवे जो सीधे हरियाणा तक जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, एक बार फिर वही एहसास वापस आने लगा। पीछे कुछ है, कोई है जो साथ चल रहा है। ऐसा नहीं कि ट्रक में कोई आवाज थी या कोई परछाई दिखी, नहीं, पर जो महसूस होता है ना, वो महसूस हो रहा था। कंधों के पीछे कुछ भारी सा लगना, खिड़की के शीशे में हल्की हलचल दिखना और साइड मिरर में कुछ पल के लिए कोई आकृति, फिर गायब हो जाना। मैंने ध्यान नहीं दिया। भ्रम होगा, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी गोपी ने एक अजीब बात कही। वो बोला, उस्ताद, आप ट्रक में अगरबत्ती रखते हो? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्यों? वो बोला, पीछे सीट के पास अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, वही जैसी उस गांव के मंदिर के पास आई थी। अब मेरी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं था, बस हमारी लोडिंग की प्लास्टिक शीट्स और रस्सियां। लेकिन खुशबू अब मुझे भी आने लगी थी, वही गीली मिट्टी में मिली हुई जलती अगरबत्ती की गंध। मैंने गला साफ किया। शायद तेरे कपड़ों में लगी होगी। गोपी कुछ नहीं बोला। हम दोनों चुप, और ट्रक अपनी रफ्तार से हाईवे चीरता चला जा रहा था। मैंने ट्रक सड़क किनारे रोका। अब काफी देर हो चुकी थी और नींद आंखों में भरने लगी थी। ढाबा खुला था, लेकिन उसमें कोई और नहीं था। बस एक बूढ़ा आदमी रोटी सेंक रहा था। मैंने उससे पूछा, चाय मिलेगी? वो बोला, मिलेगी साहब, बैठो। मैंने 2 चाय मंगाई, गोपी को नीचे बुलाया। वो डरते डरते ढाबे के किनारे वाली टूटी बेंच पर बैठ गया। मैंने पूछा, डर अब भी है? वो धीरे से बोला, उस्ताद, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम वहां से आए नहीं, बस निकलने का धोखा हो रहा है। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, मतलब हमारा शरीर तो ट्रक में है, पर आत्मा वहीं रह गई है, उसी गांव में, उसी बूढ़ी औरत के पास। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी जो बातें पूरी तरह से पागलपन जैसी लगती हैं, वही सबसे सच्ची होती हैं। चाय आई, दोनों ने चुपचाप पी। फिर मैं पैसे देकर वापस ट्रक में चढ़ा। अब हम आगे चलने वाले थे। अब हम मध्य प्रदेश से राजस्थान की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। एक पुराना घुमावदार रास्ता आ रहा था, जिसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पथरीले टीले थे। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ हमारा ट्रक और कुछ झींगुरों की आवाज। तभी गोपी बोला, उस्ताद, वो देखो। मैंने नजर घुमाई और साइड मिरर में देखा। वो फिर वही लाल साड़ी, घने अंधेरे में एक औरत, ठीक पीछे बीच सड़क पर। ट्रक आगे बढ़ रहा था और वो पीछे एक ही दूरी पर बनी हुई थी, ना ज्यादा दूर ना पास, बस उतनी ही। मैंने अपनी गर्दन सीधी रखी। अब डर सामने नहीं था, पीछे से आ रहा था। गोपी कांपने लगा, बोला, उस्ताद, अब क्या करें? मैंने धीमे से कहा, बस चुप रह और देखना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मत देखना। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन वो साया उस रात हमारे साथ ही सफर कर रहा था। उस रात जब ट्रक राजस्थान के पुराने पहाड़ी घुमाव पर चढ़ रहा था, तब मेरे और गोपी के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। हम दोनों चुप थे, बस इंजन की आवाज, कभी कभी क्लच की घरघराहट और ट्रक के नीचे से निकलती हवा की सनसनाहट। लेकिन उस सन्नाटे में भी एक और आवाज थी, कदमों की आवाज, जैसे कोई ट्रक के पीछे पीछे चल रहा हो, धीरे धीरे, भारी भारी कदम। और उस आवाज के साथ साथ ट्रक के कैबिन के शीशे पर एक और चीज दिख रही थी, लाल रंग, वही लाल साड़ी जैसी कोई चीज, एक पल के लिए शीशे में झलकती और फिर गायब हो जाती। मैंने नजरें नहीं उठाई, मैंने बस स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ और कस दी। गोपी मेरे बगल में एकदम चुप बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं।
मैंने उसे धीरे से कहा, जाग रहा है तू? वो बोला, हाँ उस्ताद, मैं नींद में नहीं हूं। मैं जानता हूं वो पीछे है। मैंने कहा, पीछे देखकर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाए नजरें आगे रख। ट्रक एक मोड़ से गुजरा, एक तेज झटका लगा और गोपी का सिर साइड वाले शीशे से हल्का टकरा गया। वो घबराकर आंखें खोलकर बाहर देखने लगा और तभी वो जम गया। उसने कांपती आवाज में कहा, उस्ताद, वो ट्रक के साइड में दिखी। मैंने कुछ नहीं कहा। अब मुझे भी उसके साथ वो लाल परछाई ट्रक के बगल से गुजरती दिख रही थी, कभी साइड मिरर में, कभी आगे के शीशे के कोने में। लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रक की स्पीड कम नहीं थी। हम करीब 45-50 की रफ्तार से चल रहे थे, तो फिर कोई इंसान इस रफ्तार में कैसे बराबरी से चल सकता है? ये सोचते ही मेरे हाथों से एक पल के लिए पसीना बहने लगा। स्टीयरिंग पर पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। तभी गोपी बोला, उस्ताद, ट्रक में से अगरबत्ती की वही खुशबू आ रही है। मैंने उसकी बात सुनी और एक पल के लिए सांस रोक ली। वही खुशबू जो उस गांव के मंदिर में थी, वही मिट्टी, वही राख। अब बात डर की नहीं थी, अब बात उस चीज के हमारे साथ होने की थी। हम एक पुलिया पार ही कर रहे थे कि अचानक ट्रक एक झटके से बंद हो गया। इंजन की आवाज रुक गई, हेडलाइट्स बुझ गईं, अंदर एकदम अंधेरा। गोपी चीखते हुए बोला, उस्ताद, क्या हुआ? मैंने चाबी घुमाई। ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर बारिश की कुछ बूंदें फिर से गिरने लगी थीं। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, न कोई ढाबा, न पेट्रोल पंप, न कोई दुकान। बस हम दो लोग और एक बंद ट्रक। मैंने फिर कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तभी ट्रक के पिछले हिस्से से किसी के चढ़ने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज ट्रक के पीछे चढ़ी हो। गोपी ने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। उस्ताद, कोई है ट्रक के ऊपर। मैंने कांपती सांसों में कहा, जो भी हो, आवाज मत करना, चुप रह। अब ट्रक के छत पर भी खड़खड़ की आवाज आने लगी थी, जैसे कोई ऊपर से आगे की ओर रेंग रहा हो, धीरे धीरे सरकते हुए। फिर अचानक सामने वाले शीशे पर किसी की हथेली की छाप उभर आई, लाल रंग की, गीली और उलटी। मैंने आंखें बंद कर ली, मन ही मन गुरु मंत्र दोहराने लगा। गोपी अब हल्के हल्के बुदबुदा रहा था, शायद हनुमान चालीसा की कुछ लाइनें। अगले ही पल ट्रक के कैबिन के ऊपर कोई जोर से कूदा। हम दोनों डर के मारे सिहर गए। तभी ट्रक की चाबी अपने आप घूमी और इंजन स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स जल गईं। मैंने एक सेकंड भी नहीं घुमाया, गियर डाला और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। गोपी घबराकर बोला, उस्ताद, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, जो भी है वो हमारे साथ ही चल रहा है। रात जैसे तैसे गुजरी। सुबह के 5 बजे का वक्त था। हम राजस्थान से हरियाणा की सीमा में दाखिल हो रहे थे। सूरज की हल्की रोशनी ट्रक के शीशे पर पड़ी और पहली बार लगा कि हमने रात पार कर ली। मैंने ट्रक एक ढाबे पर रोका। गोपी ने गहरी सांस ली और कहा, उस्ताद, अब वो नहीं दिख रही। मैंने बाहर आकर आसमान की तरफ देखा, लेकिन मन के अंदर अब भी एक बात साफ थी, डर गया नहीं है, बस छुप गया है। सुबह की हल्की धूप में जब हमने ट्रक ढाबे के पास रोका, तब ऐसा लगा जैसे किसी ने सीने पर रखा भारी बोझ थोड़ा हटा दिया हो। गोपी ट्रक से उतरा, सीधा नल के पास गया और मुंह धोने लगा। उसके चेहरे पर राहत दिखी, लेकिन आंखों में जो हल्का सा लालपन था वो बता रहा था कि उसे भी ठीक से नींद नहीं आई। मैं ढाबे के बाहर लगी एक बेंच पर बैठ गया। चाय वाला चूल्हा जलाने लगा था। 2 चाय का ऑर्डर देकर मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन मन अब भी खाली नहीं था। ट्रक का इंजन बंद करने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कुछ चल रहा है। न हवा थी, न कोई आवाज, लेकिन एहसास बहुत साफ था। चाय आई। हम दोनों चुपचाप पीते रहे। गोपी ने पहली बार कुछ कहा, उस्ताद, अब क्या लगता है आपको, क्या वो पीछा अब भी कर रही है? मैंने उसकी बात पर एक पल सोचा, फिर धीरे से कहा, डर की सबसे बड़ी ताकत यही है गोपी, कि जब वो चला भी जाए तब भी दिल में बैठा रहता है। और मुझे लगता है अब वो मन से हटेगा नहीं। वो चुप रहा। चाय खत्म करके हमने ट्रक फिर से स्टार्ट किया। अब हमें करनाल की तरफ जाना था। घर अब सिर्फ 2 दिन की दूरी पर था। हाईवे पर अब गाड़ियों की हलचल बढ़ने लगी थी। ट्रक, बस, बाइक सब दिख रहे थे। धूप तेज थी और सड़क एकदम खुली थी, लेकिन उस तेज दिन में भी ऐसा लग रहा था कि कोई परछाई अब भी साथ चल रही है। ट्रक के शीशे पर हल्के से हाथ के निशान बार बार उभर आते, साफ करने के बाद भी थोड़ी देर में फिर से दिखने लगते। गोपी ने कहा, उस्ताद,
अब ये सब देखने की आदत सी हो गई है। मैंने कहा, हो सकता है आदत नहीं, असर हो। अब डर चिल्ला नहीं रहा था, चुपचाप बैठा था, लेकिन नजरें हम पर थीं। दोपहर में हमने रास्ते में एक पुल पार किया। उसके नीचे एक छोटा सा गांव था। ट्रक जैसे ही पुल से निकला, नीचे की तरफ नजर गई और मेरे दिल की धड़कन एक पल को थम गई। वहां एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, बिल्कुल वैसी ही। मैंने बिना कुछ कहे गाड़ी तेज कर दी। गोपी बोला, क्या देखा उस्ताद? मैंने कहा, कुछ नहीं, अब कुछ पूछ मत। अब हम हरियाणा के अंदरूनी हिस्से में पहुंच चुके थे। हमने सोचा कि इस बार किसी होटल में रुकेंगे, ढाबे में नहीं। एक कस्बे में ट्रक रोककर कमरा लिया। साफ सुथरा साधारण सा लॉज था। एक छोटा पंखा, 2 चारपाइयां और दीवार पर एक पुरानी घड़ी। मैंने और गोपी ने अपनी अपनी चारपाई पकड़ ली। कमरा बंद कर दिया गया, लेकिन जैसे ही लाइट बंद हुई, फिर वही महक कमरे में फैल गई, अगरबत्ती जैसी, गीली राख और मंदिर की मिट्टी जैसी। गोपी ने कहा, उस्ताद, क्या आप भी महसूस कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ, और अब इस बार कुछ करना पड़ेगा। मैंने फौरन बैग से पिताजी द्वारा दिया गया एक पुराना ताबीज निकाला, जो हमेशा ट्रक में रखता था, लेकिन कभी गले में नहीं पहना। उसे पहली बार गर्दन में डाला। गोपी बोला, ये क्या है? मैंने कहा, पिताजी कहते थे ये चीज बुरे साए से बचाती है। मुझे पहले इस पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब लगता है कुछ तो है। उस रात नींद आई, लेकिन बीच बीच में आंख खुलती रही। हर बार वही एहसास, जैसे कोई कमरे में मौजूद हो, लेकिन दिखाई न दे। अगली सुबह हम दोनों ट्रक में वापस बैठे और सीधा करनाल की ओर चल पड़े। अब सफर आखिरी मोड़ पर था, लेकिन डर अब आदत बन चुका था। घर के पास पहुंचते वक्त गोपी ने कहा, उस्ताद, अगर ये सब जो हुआ किसी और को बताएं तो वो मानेगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि जो नहीं झेलता वो समझ नहीं सकता। ट्रक घर के बाहर रुका। मेरे बच्चे दरवाजे पर दौड़कर आए। पत्नी ने मुस्कुराकर स्वागत किया। गोपी भी अपने घर की ओर चला गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जो साथ चला था, क्या वो यहीं तक आया था या अब भी साथ है? ये सवाल अब भी जिंदा था। कुछ दिनों की ट्रिप थी हमारी, लेकिन वो महसूस ऐसा हुआ जैसे महीनों की थकान लेकर लौटे हों। ट्रक घर के बाहर रोका तो जैसे सारा शरीर हल्का हो गया। पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी और दोनों बच्चे भागते हुए मेरी तरफ आए। मैंने गोपी से कहा, तू भी आराम कर ले, 2 दिन बाद फिर चलेंगे। वो बस हल्का मुस्कुराया और अपनी गली की तरफ मुड़ गया। मैं बच्चों को सीने से लगाकर अंदर गया। घर की दीवारें, वो पुरानी खाट, दीवार पर लटकती तस्वीरें, सब वही थीं, लेकिन अब उनके बीच कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। पत्नी ने खाना परोसा। मैंने 2 निवाले खाए और फिर सीधा लेट गया। आंखें बंद हुईं, लेकिन दिमाग में अब भी वही ट्रक, वो जंगल, वो लाल साड़ी और वो गंध। रात को पहली बार कुछ अजीब हुआ। मैं अचानक नींद में उठ गया और देखा कमरे में हल्का धुआं जैसा कुछ था। कोई अगरबत्ती नहीं जली थी, खिड़कियां बंद थीं। फिर ये धुआं। पत्नी और बच्चे गहरी नींद में थे। मैंने बिस्तर पर सीधा बैठकर दीवार की तरफ देखा। दीवार पर कोई हल्का सा साया, जैसे लंबे बालों वाली कोई औरत। मैंने तुरंत लाइट जला दी। कुछ नहीं था, लेकिन कमरा अब भी ठंडा था, असामान्य ठंडा। मैंने अपने गले में हाथ डाला। वो ताबीज जो लॉज में पहनकर आया था, अब वहां नहीं था। अगले दिन मैं जैसे ही गोपी के घर गया, उसकी मां दरवाजे पर बैठी थी। उसने मुझे देखते ही कहा, बेटा, गोपी अब भी सो रहा है, कल से कुछ ठीक नहीं लग रहा उसे। मैं अंदर गया। गोपी बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब लग रहा था, जैसे वो बुखार में हो, लेकिन पसीना न हो रहा हो, और उसकी आंखें खुली हुई, लेकिन नजरें कहीं और। मैंने उसके पास बैठकर आवाज दी, गोपी। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और फुसफुसाया, उस्ताद, वो यहीं है। मैंने पूछा, कौन? उसने धीरे से कहा, वो बूढ़ी औरत कमरे के कोने में बैठी है, वही लाल साड़ी वाली। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं था। मैंने कहा, तू कुछ मत सोच, आराम कर, मैं पंडित को बुलाता हूं। उसने सिर हिलाया। उस्ताद, देर हो गई है। शाम को मैंने घर के पास वाले मंदिर के पुजारी को बुलाया। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, बस कहा, एक बार घर आकर देख लीजिए, बस मन घबराया सा लगता है। वो आए। दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने घर के अंदर झांका, फिर बोले, कुछ लेकर आए हो क्या बाहर से? मैं चुप रहा। उन्होंने कहा,
घर में हवा भारी है, कोई चीज पीछे पीछे आई है। मैंने तब ताबीज की बात बताई जो अब गायब था। उन्होंने कहा वो ताबीज ही रोक रहा था, अब वो नहीं है तो जो चीज छुपी थी वो दिखने लगेगी। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, घर के हर कोने में गंगा जल छिड़का और एक नींबू दिया। बोले इसको तकिए के नीचे रखकर सोना और सुबह देखना ये कैसा होगा। रात को मैंने वैसा ही किया। रात को हल्की सी नींद आई। इस बार कोई सपना नहीं था, लेकिन एक झटका ऐसा आया कि आंख खुल गई और नींबू जो तकिए के नीचे रखा था अब बिस्तर के बीचों बीच पड़ा था और काला पड़ चुका था। मैंने बिना आवाज किए उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। अब यकीन हो गया, जो चीज साथ आई थी वो अब यहीं रह गई है। अगली सुबह गोपी की माँ मेरे घर दौड़ती हुई आई। बेटा, गोपी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, कुछ बड़बड़ा रहा है। मैं भाग कर गया। गोपी जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पुतलियां ऊपर को छड़ी हुई। वो धीरे धीरे बोल रहा था, खाई वो पगडंडी, मत जाओ, वो बुला रही है। हमने उसे पकड़कर बैठाया। 2 और आदमी बुलाए, एक तांत्रिक भी बुलाया गया, गांव का ही था। उसने आते ही कहा, यह शरीर अब खाली नहीं है, इसमें कुछ और है। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, जो जंगल से लाए हो वो अब इसके अंदर बैठ गया है। गोपी जमीन पर पड़ा था, उसका पूरा शरीर शांत था, लेकिन आंखें अजीब तरीके से खुली हुई थीं, जैसे किसी और दुनिया को देख रही हूं। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, धीमे धीमे, अस्पष्ट शब्द, लेकिन कुछ नाम दोहराता जा रहा था। लक्ष्मी, लक्ष्मी, खाई, पगडंडी। तांत्रिक पास बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं और हाथ में नींबू और लाल धागा था। वो मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था। मैं बगल में बैठा हुआ गोपी के माथे पर ठंडा पानी रखे हुए था, लेकिन उसका शरीर वैसे ही बेजान पड़ा था। तांत्रिक ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। तू कुछ लेकर आया है बेटा, कोई चीज, कोई छाया जो छोड़ के नहीं आई। मैंने कहा, हाँ, एक गांव से होकर लौटे हैं, लेकिन वो गांव असली था या नहीं अब समझ नहीं आता। वो बोला, तूने उसका नाम सुना? मैंने कहा, वो खुद को मां कहती थी। गांव दिखाया, पगडंडी के नीचे ले गई। वो चौंका, फिर एक पुराना लाल कपड़े में लिपटा लोटा खोलकर कुछ राख निकाली और गोपी के चारों तरफ गोल घेरा बनाया। फिर बोला, अब जो दिखेगा वो हकीकत नहीं होगी, लेकिन उसका असर असली होगा। सूरज डूबने को था, कमरे में दिया जलाया गया। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर घुटन बढ़ गई थी। तांत्रिक ने आंखें बंद कर लीं और एकदम धीमी लेकिन भारी आवाज में मंत्र बोलने लगा। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन करीब 5 मिनट बाद कमरे के कोने में रखी लोहे की कुर्सी अपने आप खिसकने लगी। मैंने देखा, तांत्रिक की बंद आंखें अब कांपने लगी थीं। उसने कहा, वो यहीं है, अभी इसी कमरे में। फिर उसने अपनी आंखें खोली और दीवार की ओर देखने लगा। उसका चेहरा फीका पड़ गया। मैंने उसकी आंखों का पीछा किया और मेरी भी रूह कांप गई। दीवार पर एक परछाई थी, औरत की, लंबे बाल, झुका हुआ सिर और उल्टे पैर। लेकिन यह परछाई दीवार पर नहीं पड़ रही थी, वो दीवार से निकल रही थी। मैं घबराकर पीछे हट गया। तांत्रिक ने हाथ उठाया और जोर से कुछ बोला। कौन है तू? नाम बता। परछाई से एक धीमी कर्कश आवाज आई, लक्ष्मी। तांत्रिक चौंका। कौन लक्ष्मी? अब आवाज थोड़ी तेज हुई। जो जंगल में मरी थी, जिसे कोई नहीं जलाया, जिसे रास्ते में छोड़ दिया गया, अब वो हर आने जाने वाले के साथ जाती है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्यों हमारे पीछे आई? उस परछाई ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी जगह देखी, मेरी हद में आए, अब लौट कर नहीं जा सकते। परछाई अचानक दीवार से गायब हो गई। उसी वक्त गोपी जोर से हाँफने लगा, जैसे दम घुट रहा हो। तांत्रिक ने फौरन एक नींबू उसके मुंह के पास घुमाया और जोर से एक लोटे का पानी उसके ऊपर डाला। गोपी का शरीर 2 बार कांपा और फिर शांत हो गया। मैं उसके पास झुका। गोपी, गोपी। उसने धीरे से आंखें खोली। वो थका हुआ था, पसीने से भीगा चेहरा, लेकिन अब आंखों में होश था। उसने बहुत धीमे से कहा, उस्ताद, वो चली गई क्या? मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तू होश में है, ये बहुत है। तांत्रिक उठकर जाने लगा। मैंने पूछा, अब क्या करना होगा? वो बोला, अब तुम्हें वापस जाना होगा, वहीं जहां से ये शुरू हुआ था। मैं चौंका। क्या मतलब? उसने कहा, जिस जगह से डर जुड़ता है उसका एक सिरा वहीं होता है। जब तक वहां दोबारा जाकर उसका नाम लेकर विदा नहीं लोगे,
तब तक ये पीछा करता रहेगा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं जान चुका था सफर खत्म नहीं हुआ। असली सफर अब शुरू होना था। गोपी के होश में आने के बाद भी घर का माहौल वैसा ही भारी बना हुआ था। पत्नी चुप थी, बच्चे भी कुछ नहीं पूछते थे, और मैं बस एक ही बात सोच रहा था, अब जाना पड़ेगा, वहीं उस खाई की ओर। तांत्रिक की बात अब एकदम साफ थी। जिस रास्ते से डर आया है उसी रास्ते से उसे वापस भेजना होगा, वरना वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पीछे आने वाले हर किसी का बन जाएगा। दूसरे दिन सुबह मैंने गोपी से बात की। वो बिस्तर पर बैठा था, लेकिन चेहरा अब पहले से ठीक लग रहा था। मैंने सीधा कहा, गोपी, अब हमें वापस चलना होगा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उस्ताद, मैं भी यही सोच रहा था। जो डर हम लेकर आए हैं वो यहीं रहने वाला नहीं, वो हमारी परछाई बन चुका है। हमने फैसला कर लिया। ट्रक तैयार था। इस बार कोई सामान नहीं, कोई अंगूर नहीं, सिर्फ मैं, गोपी, एक तांत्रिक की दी हुई लाल मटकी, एक दिया और एक नींबू। करीब 2 दिन का सफर करके हम वापस उसी घाटी की तरफ लौटे। हर वो मोड़, हर वो पेड़, हर वो पत्थर अब भी वैसा ही था, पर अब देखने वाली आंखें वो नहीं थीं जो पहले थीं। अब वो आंखें जानती थीं कि इन रास्तों पर सिर्फ मिट्टी नहीं, कुछ और भी रहता है। हम उसी जगह पहुंचे जहां ट्रक पहले रुका था, जहां रास्ता पेड़ गिरने से बंद हुआ था, जहां वो बूढ़ी औरत पहली बार मिली थी। अब वहां कुछ नहीं था, ना पेड़, ना रुकावट, ना कोई इंसान, बस सन्नाटा। हम दोनों फिर से उसी पगडंडी पर पैदल उतरने लगे। अब रास्ता पहचाना सा लग रहा था, लेकिन हर कदम के साथ एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नीचे उतरते हुए गोपी बोला, उस्ताद, अब भी डर लग रहा है। मैंने कहा, डर तो अब नहीं जाएगा, पर अब उसे वहीं छोड़कर आना है। करीब आधे घंटे बाद हम फिर उसी खुले मैदान में पहुंचे। वो छोटा सा मंदिर अब टूटा हुआ था। वो मिट्टी का घर अब खंडहर हो चुका था। छतें गिरी हुई थीं, दरवाजे टूटे हुए और दीवारों पर काले धब्बे, जैसे किसी ने वहां आग लगाई हो। मैंने हैरानी से गोपी की तरफ देखा। यही गांव था ना? वो धीरे से बोला। हाँ, पर अब ये गांव नहीं, सिर्फ निशान है। हमने वही लाल मटकी निकाली। तांत्रिक ने कहा था, जिस जगह वो औरत सबसे पहले दिखी थी वहीं दिया जलाकर उसका नाम लेकर विदा करना, वरना वो फिर लौटेगी। हमने मटकी मंदिर के पास रखी, नींबू चबूतरे पर रखा और मिट्टी का दिया जलाया। गोपी ने कांपती आवाज में कहा, लक्ष्मी, हम तुझे जाने की इजाजत देते हैं। तू जहां थी वहीं लौट जा। तू अब हमारा हिस्सा नहीं। मैंने भी दोहराया, तेरा हमने कोई अपमान नहीं किया, पर तेरा साथ अब हम नहीं ले जा सकते। दिया झपक लगा, हवा चलने लगी, पेड़ की डालियां हिलने लगीं और एक बार फिर वो खुशबू, वही अगरबत्ती की। हवा में एक हल्की सी चीख सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई कह रहा हो, ठीक है, और दिया अपने आप बुझ गया। हम चुपचाप वापस चल पड़े। ना पीछे मुड़कर देखा, ना कोई बात की, लेकिन दिल में हल्कापन था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उस दिन जब हमने वो मिट्टी का दिया बुझते देखा और उस चीख जैसी हवा को सुना, तो ऐसा लगा जैसे किसी पुराने बकाया डर को आखिर विदा कर दिया हो। हम दोनों ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पगडंडी से सीधा ऊपर चढ़ते रहे। ऊपर पहुंचते ही जब ट्रक दोबारा नजर आया, वही जगह, वही मोड़, वही पेड़, तो कुछ पल के लिए लगा कि जैसे जिंदगी दोबारा शुरू हो रही हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन एक ही बार में दहाड़ मार उठा। गोपी ने मेरी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था। बहुत दिनों बाद हमने अब की बार धीरे चलने का फैसला किया। हाईवे की रफ्तार से नहीं, बल्कि दिल की रफ्तार से। रास्ते में रेडियो चलाया। पुराना गाना बज रहा था। गोपी ने पहली बार हंसते हुए कहा, उस्ताद, अब शायद नींद आ जाएगी। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। हाँ, कुछ यादें जरूर थीं, लेकिन वो अब चुभती नहीं थी, बस ठहरी हुई सी थी। हमने नासिक की तरफ फिर से एक ट्रिप प्लान की। इस बार सच में अंगूर लाने के लिए, ना कि डर साथ लाने के लिए। 2 दिन बाद हम अपने अपने घर पहुंचे। पत्नी ने दरवाजे पर आरती की, बच्चों ने गले लगाया। घर की दीवारें अब फिर से वैसी लगने लगी थीं जैसी पहले थीं, अपनी सी। मैंने ट्रक के केबिन की सफाई की। हर कोना, हर सीट। अब कोई अगरबत्ती की गंध नहीं थी, ना कोई परछाई, ना साया। मैंने उस ताबीज को फिर से स्टीयरिंग के पास लटका दिया, एक याद की तरह। ना वो डर भगाने के लिए, ना उसे रोकने के लिए, बस याद दिलाने के लिए
कि कभी कुछ ऐसा हुआ था। करीब 4 महीने बीत चुके थे। एक शाम गोपी मेरे घर आया। साथ चाय पीते हुए उसने कहा, उस्ताद एक बात बताऊं? मैंने कहा, हाँ बोल। वो बोला, आज सुबह नासिक से लौटते वक्त रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखी, बरगद के नीचे सफेद साड़ी में, बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। मैंने मुस्कुराया। फिर वो बोला, मैंने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें वैसी नहीं थीं, वो शांत थीं, जैसे कुछ कह रही हों, अब सब ठीक है। हम दोनों चुप हो गए। कभी कभी डर चला तो जाता है, लेकिन हमें उसकी आदत पड़ जाती है, और जब वो लौटे बिना ही किसी कोने से बस देखता है तो लगता है हम उसे पहचानते हैं। कई साल बीत गए उस किस्से को। अब भी जब अकेले ट्रक लेकर निकलता हूं तो कभी कभी पीछे देखने का मन करता है, पर अब डर नहीं लगता। अब बस एक रिश्ता सा लगता है, एक भूली हुई परछाई से जो कभी साथ चली थी और फिर चुपचाप चली गई। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां हम आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।